Hello everyone. Today we will discuss about greenhouse gases. इससे previous video में we talked about climate change. So there we had discussed about those greenhouse gases. So जब हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी तो वहाँ पे हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी देखी थी कौन कौन सी प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि दे आर लिस्टेड एंड दे आर वेरी मच लाइक दे हैव वेरी मच हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल और जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है और किस तरीके से रोल प्ले करती है क्लाइमेट चेंज में। तो क्लाइमेट चेंज जैसे कि हमें पता है इट इज़ अ रियल काइंड ऑफ फिनोमिना, इट इज़ रियल थिंग विच वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग एट अ ग्लोबल लेवल। तो विश्व स्तर पर हम क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट्स अ रियल थिंग ऑब्वियसली। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है एंड जो फिनोमिना है दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिकली एक तरीके से दोनों तरीके से रिलीज होती है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं दिस वन, सो एक नेचुरल फिनोमिना है। और अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो क्या होगा या क्या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होना ज़रूरी है और क्या है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बेसिकली। सॉरी, बेसिकली इसको हम देख लेते हैं इस तरीके से। देखिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कोई भी ऐसा ग्रीन इफेक्ट नहीं है, ऐसा नाम से लगता है, पहले मुझे भी लगता था बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ इसको मतलब ग्रीनरी है ना अर्थ पे, तो समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। तो जैसे सनलाइट है, सनलाइट से क्या आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंफ्रारेड, मतलब बेसिकली सन से सनलाइट आती है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सनलाइट जो है अर्थ पे हिट करती है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि हमने ऑलरेडी शॉर्ट में हमने बात की है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। बट सनलाइट जब सन से आती है और अर्थ पे पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, जो हीट है ना, कुछ हीट तो क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है सराउंडिंग में, मतलब कुछ हीट जो है अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, लेकिन कुछ हीट अर्थ क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, मतलब सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। ओके, चलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिनोट करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए डिस्टिंग्विश करना इसको। सो कुछ हीट जो है वो एस्केप हो जाती है, लेकिन कुछ हीट जो है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, ये गर्मी बढ़ाती है अर्थ पे। सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है या ट्रैप हो जाती है, एक तरीके से उसमें बंध जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो वो अर्थ की जो सरफेस है उसको क्या करने लगती है, गर्म करने लगती है ना। उसको एक तरीके से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। अब इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, है ना। तो दिस इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब ये जो गैसेस है वो ट्रैप हुई क्यों? ये गैसेस जो है वो ट्रैप तो हुई, लेकिन मेन जो इनका कारण है ट्रैप होने का, ये इनको बांध के जो रखता है अर्थ के सरफेस के आसपास, वो रखती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहीं से ग्रीन हाउस गैसेस पिक्चर में आती है। अब इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बढ़ेगी उतना ज़्यादा अर्थ की हीट ट्रैप होगी या एब्जॉर्ब होगी, है ना। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्यों ट्रैप करके रखती है, क्यों ग्रीन हाउस गैस ही ट्रैप करके रखती है? क्योंकि इनके पास होता है GWP, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब कि इनका, इनकी एक क्षमता होती है, इनकी कैपेबिलिटी होती है, इनका एक पोटेंशियल होता है कि अर्थ को नॉर्मल जो गैसेस होती है उनसे ज़्यादा अमाउंट में क्या करती है, एब्जॉर्ब कर सकती है हीट को, ज़्यादा अमाउंट में इनको सोख सकती है हीट को। अब कोई ऐसी गैस है मान लो जो अर्थ को सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और वो अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट बैक करेगी कहाँ पे, अर्थ के सरफेस की तरफ। और अर्थ का सरफेस क्या हो जाएगा, जाएगा। और अल्टीमेटली ये जो गैसेस है वो अर्थ के सरफेस को क्या कर देंगी, हीट अप कर देंगी या गर्म कर देंगी। सो ये एक तरीके से फिनोमिना ओवरऑल चलता है एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो हमारी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जितना ज़्यादा होगा या जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतना ज़्यादा अर्थ हीटअप होगी, गर्म होगी। अगर ग्रीन हाउस गैस फिनोमिना नहीं है या अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं है तो हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाती है, लगभग लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। कुछ हद तक ये सही है क्योंकि हमारी अर्थ को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे टेम्परेचर चाहिए, एक एम्बियंट, यू नो,
टेम्परेचर चाहिए ताकि हम सब लोग सर्वाइव कर सके, क्योंकि -80 डिग्री पर हर जगह हर लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। यही चीज़ इसमें बताई गई कि अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो हमारी अर्थ जो है लगभग लगभग -80 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगी, ठंडी होगी। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 14 डिग्री सेल्सियस, तब हमारी एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 14 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो अर्थ के चारों तरफ है, तो उसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ही होती हैं। तो एक ब्लैंकेट का काम करती है अर्थ के ऊपर और अर्थ को वार्म करने का काम करती है। अब ये जो ब्लैंकेट है, जैसे अगर आप इसमें और वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में ना 5 लेयर्स होती हैं। तो ये जो गैसेस है वो किस लेयर में मेनली आपको मिलती है, तो ये ब्लैंकेट जो है वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर में आपको मिलती है। मतलब गैसेस जो है सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे पास वाली जो लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर या अर्थ के सबसे फर्स्ट वाली लेयर आप बोल सकते हो, पहली लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, तो वहां पे गैसेस एक तरीके से घूमती रहती हैं या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी पिकी अबाउट विच काइंड ऑफ रेडिएशन दे विल एब्जॉर्ब। ग्रीन हाउस गैसेज ना बड़ी चूजी होती हैं। अब हमारी जो सनलाइट होती है, अल्ट्रा मैग्नेटिक रेडिएशंस है, इंफ्रारेड भी आएंगी, अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस भी आएंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेज उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं जो हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हीटिंग इफेक्ट को जो रेडिएशन इंक्रीज कर रही है, उन्हीं रेडिएशंस को क्या करती है ग्रीन हाउस गैस, क्या करती है, ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अ, तो इस प्रोसेस में जैसे मैंने बताया, सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ पे आती है और अर्थ को हीट अप कर देती है। और देन अर्थ रेडिएट लॉन्ग वेव रेडिएशन। अर्थ क्या करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस से स्पेस में रिलीज करती है, जो कि हीटिंग इफेक्ट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हीटिंग इफेक्ट बढ़ाती है, वही क्या करती है, एटमॉस्फेयर को हीट करती है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं, कुछ ट्रैप हो जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सन से क्या आई, सनलाइट आई, है ना, सोलर रेडिएशंस आई। अब क्या हुआ कि अर्थ ने जो रेडिएट बैक की वो क्या की, लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। और उन इंफ्रारेड रेडिएशन को यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उन्होंने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है, अर्थ को करती है हीट, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ को करती है हीट, एटमॉस्फेयर को, अर्थ को हीट अप करती हैं। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन कौन ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करती हैं। इस वजह से अर्थ के अंदर जो हीट है वो बढ़ जाती है, या एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट है वो बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट अब देखा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज ओनली इंक्रीज्ड सिंस 1850 के बाद से ये बढ़ना शुरू हुई है ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों, क्योंकि कुछ तो ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं जहां से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं और वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाती हैं, रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज और वो हमारे लिए होता है हार्मफुल। इससे पहले अभी अभी मैंने GWP की बात की, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें, जिसको शॉर्ट में GWP भी बोला जाता है, तो ये आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है GWP की, कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज डेवलप्ड टू अलाउ कंपैरिजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब होता क्या है कि थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यहाँ पे डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो इनका सबका ना अपना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है ना, कि कौन सी गैस कितना ज्यादा हीट को या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना ज्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकती है। तो वो होता है उसका पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब कोई जो गैस है वो कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकती है, हीट को एब्जॉर्ब करके, वही उसका पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, दैट इज। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो ये जो है मेजर किया जाता है कैसे, हाउ मच एनर्जी द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिव टू द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करेगा या वो कितना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, उसके रेस्पेक्ट में कि बाकी जो अदर गैस है वो 1 टन जो गैसेस रिलीज हो रही है वो कितना गैसेस को एब्जॉर्ब, वो कितना इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे या वो कितना हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाएंगे। तो उस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। मतलब बेसिकली दिस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उतने टाइम पीरियड में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कितना हीट को एब्जॉर्व कर रही है कंपेयर टू, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देते हैं उस पर्टिकुलर गैस का, जैसे कि CH4, जो भी हम गैसेस पढ़ेंगे
उनके हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम किससे नापते हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, रिलेटिव किसको लेते हैं, बेस किसको लेते हैं, CO2 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू दैट गैस। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, है ना, जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा तो गिवन गैस वार्म द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू CO2। जितना ज़्यादा गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, CO2। तो जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो गैस उतनी ही पावरफुल होगी और उतना ही क्या करेगी, वार्म करेगी अर्थ को, है, कंपेयर टू किसके, CO2 के। More the given gas warm the earth compared to CO2 over a period of time. The GWP tentatively depend on the mass of gas. Global warming potential tentatively और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द गैस। सिंपल, अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा है, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, गैस का मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल खुद ही बढ़ जाएगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टेंटेटिवली और किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट वी हैव लाइक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर हम देखें और डिफरेंट, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट गैसेज। ओके, let me check this. Okay, so we have different kinds of gases here. We have different gases like carbon dioxide, we have methane, we have nitrous oxide, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, sulfur hexafluoride, nitrogen trifluoride. So these are the main greenhouse gases which are responsible for global increase of global warming. Okay, so if we talk about sources, and if we talk about sources important है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखनी है, किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। तो these are the like greenhouse gases, and these are the very important like चार्ट जो कि आ जाता है आपसे पूछ में कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, या नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड क्या ऐड है ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट में जो कि अभी हुई है। और इस तरीके से अदर्शन रीजन में या किसी भी तरीके से मैच द फॉलोइंग और चूज द करेक्ट में से पूछ लिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गैसेस कौन कौन सी है और सोर्सेज क्या क्या है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, जब डिफोरेस्टेशन किया जाता है, सोइल जब डिग्रेड होती है, लैंड जब क्लियर होती है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा अगर ग्लोबल वार्मिंग एमिशन में, ग्लोबल एमिशन में देखिए, एमिशन टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल 76.7% विथ 56.6% टोटल एमिशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें से 56% जो एमिशन है वो है फॉसिल फ्यूल के जड़ने से। और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी ग्रीन हाउस गैस के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है 1। ठीक है, तो इसका GWP होता है 1। तो इसको हम 1 को बेस मान के फिर हम मेजर करते हैं सबका। तो अब जैसे मीथेन की हम बात करें, तो मीथेन रिलीज होती है जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पैडी फील्ड में जब पानी भर जाता है धान के खेतों में, तो वहाँ से जो रिलीज होती है वो क्या होती है, मीथेन गैस। इसके अलावा लैंडफिल से जो रिलीज होते हैं मीथेन गैस। एनर्जी प्रोडक्शन में मीथेन गैस होती है ना, जब बायोगैस से एनर्जी रिलीज होती है, वेस्ट से जब एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से। अगर ग्लोबल एमिशन में हम देखा जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इसका कितना परसेंटेज है, 14% ये कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल एमिशन जितना भी हो रहा है उसमें से 14% क्या है, मीथेन गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, सो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, हम कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में अगर मेजर कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, लेट मी लाइक, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, दैट इज 21%। मतलब 21% इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, फर्टिलाइजर्स, फॉसिल फ्यूल के जलने से रिलीज होती है, और इसका कम कंट्रीब्यूशन है। मतलब बेसिकली इसका जो मास है, ये जो गैस प्रेजेंट है वो कम प्रेजेंट है, 7.9, है ना। और ये कितनी पोटेंट है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 310। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, पर फ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इनका 1% शेयर है। और एक तरीके से
इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 140 और से लेके 11,700। अगर मैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करूँ तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में यूज़ होती है, या वहाँ से एक तरीके से रिलीज होती है, ये उसके सोर्सेज हैं। और इनका शेयर बहुत कम है, बट इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 23,900। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 17,200। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के प्रोडक्शन से वहाँ से रिलीज होते हैं, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड से रिलीज होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन है। हाई एनर्जी लेजर से नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड रिलीज होते हैं। बहुत कम शेयर ये ग्लोबल एमिशन में रखता है, मतलब जितना भी ग्लोबल एमिशन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड बहुत कम पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें मुद्दे की बात हम जानते हैं कि मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है, तो जो मुद्दे की बात है उसको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है, एक तो पूछा जाएगा आपसे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इनको आप एक तरीके से बिल्कुल आपको रट डालनी है, लर्न कर लेनी है ना। इसके अलावा आपसे सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम है तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर आ जाएगी आपकी, फिर उसके उसके बाद ज़्यादा किसका है, 21 मीथेन का, फिर उसके बाद आ जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, देन इसके बाद आ जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन ये दिस वन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन पर फ्लोरोकार्बन पहले आएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन उसके बाद नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड और सबसे ज़्यादा जो है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है। तो इस तरीके से यू कैन से कि लाइक स्मॉलर से लार्जर वन की तरफ आपसे पूछ लिया जाता है, रिवर्स में पूछ लिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और शेयर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट। और इसके अलावा और क्या होता है कि CO2 एमिशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका बहुत कम है, उसका शेयर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगी, पर इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है। इसीलिए शायद मतलब अभी तक रुका हुआ है इतना क्लाइमेट चेंज, वरना जितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होता तो मतलब पता नहीं कितनी ग्लोबल वार्मिंग होती। सो यू कैन रिलेट इट विद दैट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में हम सबको मेजर करते हैं, सबका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नाउ अगर हम देखें कि नेशन वाइज CO2 एमिशन कहाँ कहाँ से कितना रिलीज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप ध्यान रखेंगे कि जितना भी एनुअली जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिलीज होता है, तो जैसे वर्ल्ड का 100% है ना, वर्ल्ड में 100% रिलीज होता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वो रिलीज करता है चाइना, है ना। उसके बाद अमेरिका करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन यूरोपियन कंट्रीज करती हैं, देन इंडिया करता है, देन उसके बाद रशिया, फिर जापान। तो इस तरीके से तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कौन करता है, एंड देन उसके बाद इंडिया किस नंबर पे आता है, ये पूछा जा सकता है। CO2 एमिशन पर कैपिटा पर टन पर पर्सन किस देश जाता है, जैसे 4.9 अगर वर्ल्ड का हम देखें तो चाइना से 7, यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज़्यादा आता है पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा बोला गया है इसमें, पर कैपिटा पर पर्सन मतलब एक पर्सन कितना टन कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट में उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एनुअल एमिशन अगर हम देखें तो CO2 का सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर पर्सन जो ज़्यादा रिलीज करता है वो कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट कर रहा है। सो इस तरीके से। तो अगर हम इसको देखें तो प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इंफॉर्मेशन है, सो दिस इज ऑथेंटिक वन। इसके अलावा अगर हम देखें तो CO2 एमिशन किस सेक्टर से रिलीज हो रहा है, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा बताऊँ कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से रिलीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए कि पावर सप्लाई से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिलीज होता है। पावर सप्लाई से कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्मल पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा बिजली का जो हमारे पास स्रोत है ना, सोर्स है, वो अभी भी फॉसिल फ्यूल है ना। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला। अब कोयला जला के जब बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है तो उन प्लांट्स को बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले से जला के बिजली बनाई जाती है। तो बेसिकली दैट फॉसिल फ्यूल, दैट कोल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ लाइक
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट पावर सप्लाई कंट्रीब्यूट 21%। तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से CO2 एमिशन वहीं से होता है, क्योंकि बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं या जो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आजकल हम यूज़ करते हैं, तो हमें बिजली की भी डिमांड चाहिए ज़्यादा। तो अभी भी नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम कहीं ना कहीं मेजरली रिलाई करते हैं। तो पावर सप्लाई इसका हो जाता है। सेकंड वन आता है इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रीज का सेटअप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो ले दे के कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं स्मॉल लार्ज अमाउंट में कहीं ना कहीं होता ही है। तो नेक्स्ट मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। देन आता है फॉरेस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट्रीज से एक तरीके से डिफोरेस्टेशन जब होता है, जब फॉरेस्ट वाइल्ड फायर होती है, फॉरेस्ट बर्न होते हैं, तो वहां से एक तरीके से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देन इसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से, क्योंकि पेट्रोल जलता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सो वहाँ से आता है। देन उसके बाद आता है बिल्डिंग से, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रही होती है वहाँ से। और उसके बाद फॉसिल फ्यूल की सप्लाई, चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, प्लांट हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और उसके अलावा जो वेस्ट को हम डंप करते हैं और वहाँ से एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और इसके साथ साथ जब वेस्ट को बर्न किया जाता है, प्लास्टिक को बर्न किया जाता है, तो जो भी गैस रिलीज होती है, तो मेजरली जो गैस होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से ये है कि कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और कौन सा कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो ये दिस इज़ द चार्ट। सो दिस इज़ इट अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, की ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, अगर वो ना होता तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर कितना होता। देन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि लिस्टेड है, मेंशन है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में। और सोर्सेज क्या क्या हैं इनके, कितना इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है और इनका ग्लोबल एमिशन में शेयर कितना है, कितना कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम नेशन वाइड देखें तो CO2 एमिशन ज़्यादा किसका है, फिर कम किसका है, पर कैपिटा पर पर्सन कौन सा देश सबसे ज़्यादा CO2 को रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, क्या पावर सप्लाई से हो रहा है, क्या इंडस्ट्री से हो रहा है, क्या फॉरेस्ट्री से हो रहा है। So this is it about greenhouse gases, global warming potential, and climate change एंड CO2 एमिशन। तो ये चार टर्म्स के बारे में मेजरली हमने दो वीडियोस में पढ़ा है, और इसमें आई होप कुछ रहा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया। हाँ, एक और चीज़ की हमने बात की ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर ना होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -80 डिग्री की रेंज में होता और कम होता बहुत ज़्यादा। तो क्या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होना चाहिए? यस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अच्छा है, बट तब तक जब तक कि वो ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि वो ह्यूमैनिटी को या मेन काइंड को एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करिए या क्लाइमेट चेंज कर दे रही है। मतलब जब तक क्लाइमेट चेंज ना हो किसी जगह का, या क्लाइमेट में उथल पुथल ना हो, या वेदर पैटर्न में उथल पुथल ना हो, तब तक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अच्छा है, क्योंकि वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वार्म बना के रख रहा है, या कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटेन करके रख रहा है। क्योंकि हम -18 डिग्री सेल्सियस में तो सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 14 डिग्री सेल्सियस होगा, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे फ्लोरा, बहुत सारे फोना एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होना तो चाहिए, बट एक्सेसिव अमाउंट में नहीं कि क्लाइमेट चेंज कर दे, इतना नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इट। So, this is it. I hope I am able to make you understand this concept. And yes, with this, thank you for listening me so patiently always. And खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए. This is very much important. And yes, bye bye.